नमस्कार दोस्तों, क्रैकेट लेट्स बिगिन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शिवम श्रीवास्तव। चलिए देख लेते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को जो आपके सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम कुछ वेव टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं, यानी तरंग अभिलक्षण जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो तरंग का वेग देखेंगे, वेवलेंथ देखेंगे यानी जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति के बारे में जानेंगे, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल के बारे में जानेंगे और इसके अलावा एम्पलीट्यूड यानी आयाम के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके निश्चित तौर पर कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी स्टेट और जो सेंट्रल के कॉम्पिटिशनल एग्जाम में निश्चित क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखना और इससे रिलेटेड पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैकेट नाउ लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, पहला जो टॉपिक है वो क्या है, वेवलेंथ, जिसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। यानी तरंग दैर्ध्य क्या है, देखो जरा क्या होती है तरंग दैर्ध्य, इसको देख लेते हैं कि ध्वनि तरंग में जब भी हम साउंड की बात करें, जैसा कि हम साउंड का चैप्टर यहां पर देखे थे, तो ध्वनि तरंग में एक संपीड़न और एक सटे हुए विरलन की जो कुल लंबाई होती है उसी को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ये तो इसकी पहली डेफिनेशन होगी। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको डायग्राम से भी क्लियरली समझ लेंगे। यानी क्या लिखा होगा, एक संपीड़न और एक सटे हुए विरलन। यानी ये अगर संपीड़न है यानी कंप्रेशन है, और ये अगर रेयरफेक्शन है यानी आर है। और संपीड़न में क्या होता है, आपको पता है, संपीड़न में जो कण होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं, और विरलन में जो कण होते हैं कैसे होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो ये दोनों जो सटे हुए हैं, इन दोनों की जो पूरी लंबाई होती है इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। याद रखना, तरंग की दूरी जो है, दैर्ध्य का मतलब क्या है, दूरी, वेव लेंथ। देखो नाम से पता चल रहा है, वेव मतलब तरंग और दैर्ध्य का मतलब दूरी। अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, दूरी होता है। चलिए इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे और क्लियरली समझेंगे। देखो जरा दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के मध्य के जो बीच की दूरी होती है, मध्य बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, एक संपीड़न एक विरलन के बीच की दूरी, या दो क्रमागत संपीड़न और विरलन के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके अलावा एक कंपन या एक दोलन में चली गई दूरी। अगर आप ध्वनि नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि एक कंपन, ये कह दो एक कंपन हुआ यानी यहां से इधर तक गया और इधर आया और फिर इधर आ गया, तो ये पूरा एक कंपन है। यानी इसको हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, एक पूरा का पूरा दोलन, यानी यहां से चला और यहीं पे आ गया, या एक पूरे चक्कर लगाने में जो दूरी तय की उसको ही हम क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है कि एक कंपन या दोलन में जो दूरी चली जाती है उसी को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तो इस तरीके से आपने देखा, ये एक कंपन हुआ, या ऐसे भी कह सकते हैं एक दोलन हुआ। आप देखते होंगे घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो कुछ इसी तरीके से तो गति करता है, यहां गया फिर यहां लौट के आया, फिर उसी बिंदु पर, फिर यहां से आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से ये जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। चलिए इसको और डीपली देख लेते हैं। ये देखो डायग्राम से काफी हद तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आपको पता है कि ध्वनि तरंग यानी कि कंप्रेशन और कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन दोनों ही के बीच की जो दूरी होती है, आप देखो जरा, यानी ये एक कंप्रेशन है ये पूरा का पूरा, और इससे सटा हुआ विरलन क्या है, आप देख पाओगे ये विरलन है। तो इन दोनों के बीच की जो टोटल दूरी है, यानी ये प्रारंभिक और विरलन की ये अंतिम, इन दोनों की जो बीच की पूरी दूरी है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। या हम दूसरे तरीके से भी देखो जरा क्या कह सकते हैं कि दो क्रमागत संपीड़नों, याद रखना क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत संपीड़नों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी ये एक संपीड़न है और इसका मध्य बिंदु ये है, ये देखो ये मध्य बिंदु है, तो यहां से हमने स्टार्ट किया, और यहां से दूसरे वाले संपीड़न का मध्य बिंदु ये है, तो उनके बीच की दूरी क्या है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी, वह भी वेवलेंथ कहलाती है। या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, देखो जरा, अब आप देख पा रहे होंगे नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, ये विरलन है पूरा का पूरा, तो विरलन का मध्य बिंदु ये है, और दूसरे वाले विरलन का मध्य बिंदु ये दूसरा वाला विरलन है, और इसका मध्य बिंदु ये है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो भी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। तो समझ गए होंगे। इसके अलावा एक कंपन या एक दोलन में जो चली गई दूरी होती है उसको भी वेवलेंथ कहते हैं, और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आपको पता है कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, और रेयर फैक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, दूर होते हैं। तो
इन दोनों की अगर देखी जाए तो हमने एक चीज देखी कि मध्य बिंदु किस तरीके से, तो ये जो कंप्रेशन का पार्ट था तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो मध्य बिंदु है वो यहाँ पर, दूसरा वाला जो कंप्रेशन का पार्ट है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। तो इन दोनों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी यानी दो क्रमागत कंप्रेशन यानी संपीड़नों के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी वह भी वेवलेंथ कहलाएगी। रेयर फ्रैक्शन आप देखो, इन ये पूरा का पूरा रेयर फ्रैक्शन का क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे कि जहां पर पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो तो ये पूरा का पूरा इसका मध्य बिंदु ये है और इस वाले का मध्य बिंदु ये है, तो इनके बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य कहलाएगी। आई होप कॉन्सेप्ट वेवलेंथ का काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम ऐसे भी देख लेते हैं कि इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की दूरी है और दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर ही होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एक कंपन या एक दोलन में जो दूरी चली जाती है तरंग द्वारा या किसी भी वस्तु द्वारा वह कहलाती है तरंग दैर्ध्य। और मेनली ये तरंग की दूरी होती है तो इसलिए इसको तरंग दैर्ध्य बोल देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। इसको एन से या न्यू से, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है न्यू, याद रखना न्यू बोलते हैं इसको, वी मत बोलना, न्यू बोलते हैं, और या एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को तीन तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, चलिए समझ लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में, देखो फ्रीक्वेंसी जब भी आए तो एक सेकंड को गांठ बांध लेना, याद रखना। एक सेकंड हमेशा पूरी डेफिनेशन में एक सेकंड होना बहुत जरूरी है, यानी एक सेकंड में गुजरने वाले संपीड़नों तथा विरलनों की जो संख्या होगी उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि हम संपीड़न विरलन देख रहे थे, या एक सेकंड में, देखो फिर से बात वही आ गई, एक सेकंड में कुल दोलनों या कंपनों की संख्या, वहां पर क्या था, एक दोलन या एक कंपन में चली गई दूरी, लेकिन यहां पर एक सेकंड है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड, याद रखना। एक सेकंड में जो दोलन होंगे कितने भी हो जाए वो हमें लेना देना नहीं है, जैसे एक सेकंड लग रहा है और एक सेकंड में खूब सारे कंपन होते चले जा रहे हैं, तो वो उसकी जितने कंपन होंगे वही कंपनों की संख्या उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। याद रखना कि संख्या, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक संख्या होती है, और वो संख्या कितनी देर में, एक सेकंड में। और किसकी संख्या भाई, या तो फिर संपीड़नों और विरलनों की संख्या, या कुल दोलनों की संख्या, या कंपनों की संख्या। तो समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए आगे इस चीज को और देख लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है फ्रीक्वेंसी का वो होता है हर्ट्ज, क्योंकि इसको हर्ट्ज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके अलावा हम इसकी और भी यूनिट याद रखना है, याद रखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में जो कुल दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या होगी, और इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा या सेकंड इनवर्स। अब आप सोच रहे होंगे सर सेकंड इनवर्स क्यों हो गया, चलिए इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच जेड से, इसका प्रतीक होता है। तो आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आवर्त काल क्या क्या होता है, तो जरा धैर्य रखिए, हम आगे देखेंगे कि आवर्त काल यानी टाइम पीरियड क्या होता है। बस अभी इतना जान लो कि आवर्त काल का जो व्युत्क्रम होगा, यानी 1/t, काल मतलब टाइम, और टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, तो व्युत्क्रम का मतलब, तो आवर्त काल का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, आवृत्ति। और आपको पता है अपॉन में समय है, क्या इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं 1/सेकेंड, और जब सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड की इनवर्स, या इसको हिंदी में कुछ यूं लिख सकते हैं, तो सेकेंड इनवर्स भी फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, या 1/सेकेंड भी हो सकता है, या हर्ट्ज भी इसकी आवृत्ति की जो मात्रक है वो हो सकती है। आई होप क्लियरली कॉन्सेप्ट हो गया होगा। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि एक हर्ट्ज क्या होता है। मैं आपको जितनी भी यहाँ पर डेफिनेशन बता रहा हूँ सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सभी आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो क्या लिखा हुआ है, 1 हर्ट्ज, यानी एक हर्ट्ज क्या होता है। तो देखो जरा, एक हर्ट्ज क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले बता दिया, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड, तो एक सेकंड तो रहेगा, लेकिन एक कंपन अगर प्रति सेकंड हो, यानी एक हर्ट्ज क्या होता है कि एक कंपन प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में अगर एक कंपन या एक दोलन हो रहा है तो इसी को 1 हर्ट्ज कहेंगे। बहुत सिंपल है, दिमाग में आया कि नहीं, आ गया होगा। चलिए इस चीज को आप दिमाग में रखना। इसके अलावा आवृत्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो हर्ट्ज। देखो छोटा मात्रक होता है केवल और केवल हर्ट्ज, और बड़ा मात्रक क्या होता है, किलो हर्ट्ज। आपको पता है अगर 1000 का मल्टीप्लाई करवा दो हर्ट्ज में
तो वो क्या बन जाता है, किलोहर्ट्ज। तो यही आवृत्ति का सबसे बड़ा मात्रक होता है, यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हम यहाँ तक स्टडी करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इस चीज को और अच्छे तरीके से। देखो जरा, 1 किलोहर्ट्ज किसके इक्वल होता है, 1000 हर्ट्ज के, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोलन हो रहा है किसी भी पेंडुलम का या कंपन हो रहा है, इसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। आई होप आपको आवृत्ति का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आगे और क्लियरली समझ लेते हैं। देखो जरा कैसे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि समय कितना लगेगा। आप देख पा रहे होंगे समय 1 सेकंड, क्योंकि पूरी की पूरी टाइमलाइन दी हुई है 1 सेकंड, और 1 सेकंड में आप देख पा रहे होंगे कितने कंपन होते जा रहे हैं, 5 कंपन हो गए। आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में टोटल 5 कंपन है। देखो जरा, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 कंपन पूरे हुए। एक इस तरीके से, फिर दूसरा इस तरीके से, फिर तीसरा इस तरीके से, फिर चौथा इस तरीके से, फिर पांचवा इस तरीके से। तो टोटल 5 कंपन हुए, यानी कि इस 5 कंपन में आप देखेंगे कि 5 कंप्रेशन बने और 5 रेयरफैक्शन बने, यानी ये रेयरफैक्शन है 5, और ऊपर 5 कंप्रेशन है और 5 ही वाइब्रेशन है। आपने एक चीज देखी कि वाइब्रेशन या कंपन कितने हैं, 5 हैं, यानी एक कंपन में एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, यानी एक संपीड़न और एक विरलन बनता है। तो आप लोग इतनी चीज जानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आवृत्ति से हमें फायदा क्या होता है। देखो जरा, आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो टीवी होते हैं, ये लैपटॉप होते हैं या मोबाइल होते हैं, वो आवृत्ति के आधार पर आने लगे, यानी 60 हर्ट्ज है, यानी या 120 हर्ट्ज है, कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे 120 हर्ट्ज में कितने भी कंपन हो, कितना स्मूथ वीडियो चलता है। मोबाइल में आपने देखा होगा आजकल जितने भी मोबाइल्स आने लगे हैं, वो 120 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर, रियलमी वगैरह के, ओप्पो के, तमाम के ब्रांड है, सैमसंग के, वो सभी ब्रांड में आप देख पा रहे होंगे फ्रिक्वेंसी पे काफी ज्यादा वर्क किया जाए, यानी फ्रेम पर सेकेंड, यानी हमें कितने फ्रेम्स दिख रहे हैं पर सेकेंड, वही फ्रिक्वेंसी कहलाती है। हम फ्रिक्वेंसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रेम पर सेकेंड, कितने फ्रेम पर सेकेंड। यहां पर आप देख पा रहे होंगे 120 वाले में काफी अच्छी तरीके से क्लियरली मूव हो रहा है, और वहां पर थोड़ा सा ब्लरिंग हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो समझ गए होंगे ऊपर वाले डायग्राम से कि 5 हर्ट्ज क्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि 50 हर्ट्ज क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि 50 हर्ट्ज, देखो जरा यहां पर हम देखेंगे कि जो अर्थ पे हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ में जो इंडिया है, तो इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं सभी 50 हर्ट्ज पे बनाए। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में 50 कंपन होंगे, 50 कंपन होंगे। 50 कंपन का मतलब क्या है कि 50 कंप्रेशन होंगे, यानी संपीड़न होंगे, और 50 ही रेयरफैक्शन होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 50 बार ऊपर उठेगा और 50 बार नीचे जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आई होप ये चीज अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गई हो। चलिए, अर्थ में हमने पहले ही बोल दिया कि हमारा जो भारत है, यहां पर अगर हम देखें तो अर्थ में जो हमारा भारत है, यानी न्यू दिल्ली, ये पूरा का पूरा हमारा क्षेत्र है, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। और जो यूएसए यानी अमेरिका वगैरह है, वहां पर जो आवृत्ति यूज की जाती है, यानी वहां पर जितने भी पंखे होते हैं, टीवी होते हैं, मोबाइल फोन होते हैं, सभी लगभग 60 हर्ट्ज पर ऑपरेट होते हैं, यानी 60 फ्रेम्स पर सेकेंड का कंपन। और अपने भारत में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो 50 हर्ट्ज पर होते चल रहा है। चलिए अगली देख लेते हैं, टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल क्या होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आवर्तकाल तो मैंने पहले ही बता दिया कि काल का मतलब होता है समय। तो क्या होता है, एक कंपन या एक दोलन या एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसी को आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड बोलते हैं। तो समझ गए होंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल कहते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आवृत्ति के व्युत्क्रम को आवर्तकाल या आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति बोलते हैं। बात वही है, अभी हाल हम लोगों ने पीछे देखा था, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो टाइम पीरियड की एक और डेफिनेशन बन गई, आप लोगों ने देख लिया। तो टाइम पीरियड की यानी टाइम की जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगी, समय का मात्रक तो सभी लोग जानते हैं कि सेकंड होता है। और आवर्तकाल होता क्या है, एक कंपन या एक दोलन या एक चक्कर में जो समय लिया जाता है उसी को आवर्तकाल बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है सेकंड, या इसको हर्ट्ज इनवर्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज, तो 1/हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज इनवर्स हो जाएगा। समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए आगे देख लेते हैं इसी चीज को। यहां पर देखो काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा कि जो
टाइम होता है, वो टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पर साइकिल्स, यानी कि कंपन में कितना समय लगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि साइकिल कितनी है, एक है, लेकिन इस साइकिल को पूरा करने में समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड। तो इसलिए इसका आवर्तकाल क्या हो गया, 4 सेकंड। लेकिन फ्रीक्वेंसी की जब बात करें तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एक दोलन में जो समय लिया जाए, तो एक दोलन में कितना समय लिया, 4 सेकंड। तो 1/4 ये हो गई फ्रीक्वेंसी। तो समझ गए होंगे एक दोलन में जो समय लगा वो कितना है, 4 सेकंड, और इसी को क्या कह दिया, आवर्तकाल। आवृत्ति क्या हो गई, 1/4, यानी हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में कहेंगे। तो समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली और आवर्तकाल कैसे निकाला। चलिए आगे देख लेते हैं इन तीनों ही चीजों से आगे बढ़कर। आयाम क्या होता है, यानी एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल ए या कहीं कहीं पर स्मॉल ए से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो जरा क्या होता है कि किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात, आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। जब भी कोई तरंग गति करती है तो जो ऊपर नीचे अधिकतम विस्थापन तय करती है उसी को आयाम बोलते हैं। वो विस्थापन है तो आप सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं, अब आपको काफी हद तक क्लियर समझ में आ गया होगा। ये तरंग का वेव फॉर्म है, यानी कि पूरा का पूरा एक ग्राफ नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आयाम कम हो गया, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आयाम कम हो रहा है। ये जो मैक्सिमम स्थिति पहुंच रही है, आपने देखा, अब देखो घटता चला जा रहा है। तो तरंग का अगर हम देखें कुछ कुल मिला के तरंग ये है, तो तरंग का ये जो अधिकतम स्थिति है, ये जो स्थिति है पूरी की पूरी, ये उच्चतम बिंदु जहां तक गया है, वो तरंग का क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि तरंग का आयाम यहां पर क्या होगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो होगा, ये अब कितनी है, वो बात की बात है। वो हो सकता है 1 मीटर भी हो सकती है, वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, वो कितनी भी हो सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ये बढ़ गया तो आप देख पा रहे होंगे कि तरंग का आयाम बढ़ गया। और हाँ, एक चीज याद रखना कि जितना मूल बिंदु के ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। बस ऊपर की तरफ पॉजिटिव में होगा और नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा। यानी ऊपर की तरफ कंप्रेशन होगा, नीचे की तरफ रेयरफैक्शन, यानी ऊपर की तरफ संपीड़न होगा और नीचे की तरफ विरलन होगा। तो समझ गए होंगे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इस डायग्राम से आपको काफी हद तक एम्पलीट्यूड यानी आयाम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एम्पलीट्यूड यानी आयाम किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, और यहाँ पर आप वेवलेंथ को भी देख पा रहे होंगे कि वेवलेंथ किस तरीके से परिवर्तित हो रही है। यानी अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ है तो यहाँ पर वेवलेंथ अभी आपको दिख रही है कि ज्यादा है यहाँ से यहाँ तक, और अगर आप कुछ इस तरीके का हो जाए तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वेवलेंथ है वो यानी यहाँ से यहाँ तक की वो और कम है। और अगर कुछ इस तरीके का हो जाए तो आप देख पा रहे हैं और ज्यादा वेवलेंथ कम होगी। तो आई होप आपको यहाँ पर इस टेक्निकल ग्राफ से काफी हद तक समझ में आ गया होगा। अभी आपको केवल इतना ही समझना था कि एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है। आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि तरंग का वेग क्या होता है। आखिरी पॉइंट बचा हुआ। तो आपको पता है तरंग द्वारा 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है, क्योंकि वेग का मतलब होता है दूरी बटे समय, सभी लोग इतनी चीज जानते हैं। तो 1 सेकंड में जो चली गई दूरी होती है उसी को तरंग का वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लेकिन यहां पर दूरी का मतलब क्या है, यहां पर दूरी का मतलब है तरंग दैर्ध्य, क्योंकि तरंग द्वारा चली गई दूरी कहलाती है तरंग दैर्ध्य। और समय का मतलब क्या होगा, आप समझ गए होंगे कि समय का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल। यानी हम तरंग के वेग का फॉर्मूला देख सकते हैं। जो तरंग के वेग का मेन फॉर्मूला होगा वो तरंग के वेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल के अनुपात को हम तरंग का वेग कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि तरंग का वेग क्या होता है, 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाती है उसी को तरंग का वेग कहते हैं। अब आप लोग एक चीज जानते हैं कि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को तो हम आवर्ती बोलते थे, यानी एफ जो होता था 1/t। तो आप एक चीज देखो, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही तो लिखा है, λ/t, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं λ/1/t, कह सकते हैं कि नहीं। तो 1/t यानी आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसको तो आवर्ती बोलते हैं, यानी एफ बोलते हैं। तो सोचो जरा, λ/t को यानी λ/1/t को क्या हम λ/f नहीं लिख सकते, यानी तरंग का वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। बताओ लिखा जा सकता है कि नहीं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि तरंग का वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल भी होता है फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और होता है कि तरंग का वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। यानी हम ये दोनों बातें भी कह सकते हैं। यानी तरंग का वेग इज इक्वल टू, हमने दो फॉर्मूले देखे, एक तो तरंग दैर्ध्य अपॉन आवर्तकाल यानी बटे आवर्तकाल इज इक्वल टू क्या, तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। कैसे हुआ समझ गए होंगे। यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी कैपिटल टी या लैम्डा इनटू कैपिटल एफ। ये जो होता है इसी को तरंग समीकरण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से इसको आप दिमाग में रखना, क्योंकि ये आपके सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
तरंग का समीकरण यानी तरंग समीकरण क्या होता है, तो तरंग समीकरण होता है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, या कहीं कहीं ऐसा भी लिखा है हो सकता है कि v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि v तो वेग है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की जगह पे कहीं कहीं पे आपको न्यू भी नजर आ सकता है। अब आप कहेंगे सर v और न्यू में क्या फर्क है? भाई आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखो, मैंने पीछे बताई थी कि फ्रीक्वेंसी को यानी जो आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति को हम एफ से भी प्रदर्शित करते हैं, न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं और एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो एफ की जगह पे कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको अगर ऑप्शन में इस तरीके का भी नजर आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना, इस साइड वी होगा और इस साइड न्यू। न्यू में थोड़ा इस तरीके से कर्व रहता है, ये चीज याद रखना है। तो आपके दिमाग में भी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इस चीज को हम ऐसे भी देख लेते हैं। इस वाले डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि तरंग जो है हर तरीके के माध्यम में चल सकती है। वो एयर हो सकती है, कोई माध्यम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, हीलियम हो सकता है, मेटल हो सकता है। और इसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं जो कि सभी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बताया। क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु? कि आपने यहां पर अभी हाल देखा कि यानी कि v जो है तरंग का वेग हमेशा कांस्टेंट रहता है। सीधी बात याद रखनी है, यानी अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो f कम हो जाएगा, और अगर f बढ़ रहा है तो लैम्डा कम हो जाएगा। इस एनिमेटेड फॉर्म के डायग्राम से आपको काफी हद तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। यानी तरंग का वेग किसी भी माध्यम में हमेशा नियत रहता है, ये एक याद रखना। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी माध्यम हो, जैसे कि अगर डेंस एयर है या सघन वायु है, तो वायु में अगर तरंग चल रही है तो उसका वेग, अगर हमने मान लिया कि वायु में उसका वेग जो है वो कुछ भी है, मैंने मान लिया 50 है, 50 मीटर प्रति सेकंड, तो वायु में वेग नियत रहेगा। आप केवल और केवल परिवर्तित किसे कर सकते हैं? परिवर्तित या तो फिर आवृत्ति को कर सकते हैं या तरंग दैर्ध्य को। और एक चीज तय है, अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य घटेगी, और अगर आप तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घटेगी। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन v रिमेन्स द सेम, यानी जो तरंग का वेग होता है वो हमेशा कैसा रहता है, नियत रहता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी माध्यम में तरंग का वेग सदैव नियत रहता है। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लेना। तो आई होप आपको ये चीजें पूरी की पूरी समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि तरंग का वेग कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है। चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे लाभ हो सके। और हाँ, इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की झंझट खत्म है। चलिए मुझको अनुमति दीजिए। धन्यवाद।